नमस्कार। आज का अपना वीडियो है आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। मीन्स इकोनॉमिक्स में किसी भी इवेंट को एनालिसिस करने की कौन कौन सी टेक्निक है। बेसिकली यदि अपन देखें तो आर्थिक विश्लेषण को जो एनालिसिस करने की मेथड है उनको अपन बेसिकली 3 क्राइटेरिया में बांटते हैं, यानी कि 3 स्टैंडर्ड के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला अपन देखते हैं परस्पर निर्भरता के आधार पर, मतलब डिपेंड कैसे है वेरिएंट उसके आधार पर। दूसरा हमारा आएगा समय तत्व के आधार पर, और तीसरा हम आधार जो देखेंगे वो है उसके टूल्स या उसकी डायरेक्शन के आधार पर, यानी कि उपकरण और उसकी दिशा के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं परस्पर निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर हमारे पास में 2 तरह की टेक्निक है। पहली है आंशिक यानी कि पार्शियल, और दूसरी है सामान्य यानी कि जनरल। इसी प्रकार जब समय तत्व के आधार पर विश्लेषण किया जाता है तो हमारे पास में 3 तरह के जो विधियाँ उपलब्ध है। एक है स्थैतिक, दूसरी हमारी आएगी तुलनात्मक, और तीसरी आती है प्रावैगिकी। और इसी प्रकार जब हम उपकरण या दिशा के आधार पर करेंगे तो हमारे पास में 2 तरह की टेक्निक है। एक तो है निगमन और दूसरी है आगमन। अब ये विधियाँ क्या होती है उनको अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं परस्पर निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर जैसा हम देख सकते हैं 2 तरह की विधियाँ है, आंशिक और सामान्य। तो अब ये आंशिक विधि कैसी होती है, आंशिक और सामान्य। आंशिक विधि में क्या होता है कि जब मान लीजिए ये कोई इवेंट है, जैसे डिमांड है, अब उसको बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। आंशिक में क्या होगा, किसी एक फैक्टर को छोड़कर बाकी फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो चूंकि इनको हमने क्या किया, स्थिर रखा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, केवल वेरिएबल फैक्टर है वो एक ही है और इसका असर इस पर आ रहा है। तो इस टेक्निक को अपन कहते हैं आंशिक। आंशिक तकनीक क्या हुई, जिसमें एक तत्व को छोड़कर शेष समस्त तत्वों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। तो इसे हम आंशिक तकनीक कहते हैं। जबकि सामान्य में क्या होगा, हम सारे जो वेरिएबल है उनको क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, उनको अपने आप में फ्री रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी के ऊपर बार नहीं लगाया, इसका मतलब ये सब के सब अपने आप में कैसे है, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली कंडीशन में ए, बी और सी इन तीनों का असर इस डी पर पड़ रहा है, अर्थात ये तीनों इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये टेक्निक कौन सी कहलाती है, सामान्य। तो आंशिक में क्या होगा, किसी एक तत्व का अध्ययन करना है तो बाकी को स्थिर रखेंगे, और सामान्य में हम सभी को स्वतंत्र छोड़ देते हैं और सबका असर उस घटक पर पड़ता है। ये होता है आंशिक और सामान्य। अब अपन दूसरा देखते हैं जो हमारे टाइम बेस पर है, समय तत्व के आधार पर है। तो जब हम समय तत्व के आधार पर देखते हैं तब हमने अभी जैसे टेबल में देखा था, ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का। तो 3 तरह से कैसे होता है उसको देखेंगे। पहला था स्थैतिक। इसमें एक्चुअल में ये होता है कि समय का एक बिंदु, समय का विशेष बिंदु, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अपन यदि टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब अपन स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थैतिक। फॉर एग्जांपल जैसे हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और आप 12th में पढ़कर भी आए होंगे, उसमें आप उत्पादन और रोजगार सिद्धांत में देखा होगा कि कुछ इस तरह से ये हमारा एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो ई बिंदु संतुलन का आया है, इस ई बिंदु पर हमारी नेशनल इनकम इतनी है।
तो ये केवल जो समय का एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमने अध्ययन किया। ये केवल ई बिंदु किसका उदाहरण है? स्थैतिक का, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है? समय के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अध्ययन किया है, तो ये कहलाता है स्थैतिक। अब तुलनात्मक क्या हुआ? जैसा इसके नाम से है, तुलनात्मक मतलब दो समय बिंदुओं पर, दो अलग अलग समय बिंदु की तुलना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये बिंदु था, अब मान लीजिए ये समग्र मांग बढ़कर ऐसी हो गई AD1, तो नया पॉइंट कौन सा आया? E1। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टैटिक का उदाहरण केवल ई बिंदु था, जबकि तुलनात्मक में आप देखोगे तो हमने दो टाइम पीरियड के बीच में उसको एनालिसिस करें हैं। तो तुलनात्मक कौन कौन से हुए? ई और E1। तो यहाँ हम ये सीखेंगे कि इस पुराने संतुलन पर कितना था और नए संतुलन पर कितना है। इनके बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किस में आता है? तुलनात्मक वाले में। तीसरा आएगा हमारा प्रावैगिकी। प्रावैगिकी में क्या होता है कि हम पुराने साम्य से, मतलब हमारा जो पुराना संतुलन है उससे जो हमारा नया साम्य है, जो हमारा नया संतुलन है, उसकी तरफ जो जाने का रास्ता है या जो प्रक्रिया है या जो मार्ग है, उस मार्ग का, उस प्रोसेस का, उस संपूर्ण प्रोसेस का हम अध्ययन करते हैं, तो वो किस में आएगा? प्रावैगिकी में। यानी कि ये हमारा पुराना संतुलन था ई बिंदु, हमारा नया संतुलन आया E1। तो इस E से E1 जाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उन संपूर्ण प्रक्रिया को अपन जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं वो है प्रावैगिकी। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि हम इस पुराने संतुलन से नए संतुलन पर कैसे आए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा मार्ग है, यानी E से E1 तक पहुँचने का जो पूरा रास्ता है, उस रास्ते का अध्ययन जब हम करेंगे, उस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रावैगिकी का है। तो ये समय तत्व के आधार पर था। अब अपन उपकरण या दिशा के आधार पर देखते हैं, यानी कि इसके आधार पर कौन से थे? दो तरह से थे। कौन कौन से? निगमन और आगमन। अब अपन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन निगमन। निगमन विधि। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक सामान्य सत्य है। इस सामान्य सत्य के आधार पर हम क्या करेंगे? किसी विशिष्ट सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो निगमन विधि क्या हुई? सामान्य से किसकी तरफ चलती है? विशिष्ट की तरफ। इस विधि को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे परिकल्पनिक भी कहते हैं, इसे अमूर्त विधि भी कहते हैं, इसको अनुभव से पूर्व की विधि भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन एक साधारण मतलब व्यवहारिक जीवन का उदाहरण लेंगे, फिर अर्थशास्त्र का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर अपन समाज में रहने वाले सब लोग हैं। तो चूंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, समाज में जिस व्यक्ति ने या इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु कैसी है? अवश्य है। ठीक है ना? तो मृत्यु एक अटल सत्य है। चूंकि हम ये जानते हैं कि यह एक कैसा है? सामान्य सत्य है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर आदमी है, मान लीजिए एक्स नाम का। तो चूंकि सामान्य सत्य है कि सभी व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होगी, तो इसके आधार पर मैंने विशिष्ट सत्य क्या कहा कि चूंकि एक्स भी एक इंसान है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो ये जो हमने तरीका अपनाया, ये किसका है? निगमन का। अब इसके आधार पर हम जैसे इकोनॉमिक्स में कैसे इसको यूज में ले, तो हम देखिए ये बात अपन साधारण सी जानते हैं कि भाई जो मनुष्य है उसके जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, वो बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। तो जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, ये कैसा हुआ? सामान्य सत्य। अब इससे विशिष्ट सत्य क्या हुआ कि ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की, क्योंकि इन सब के लिए भोजन की डिमांड बढ़ेगी, तो हमने
इस सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य क्या निकाला कि ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्यान्न की मांग भी कैसी होगी, बढ़ेगी। तो ये हमने क्या किया, एक सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का प्रतिपादन किया। अब इसके जो विपरीत होती है वो है आगमन विधि। आगमन विधि निगमन विधि की बिल्कुल कैसी होती है, विपरीत। ये एकदम विपरीत होती है। आगमन विधि में क्या होता है, क्योंकि जैसा अपन देख सकते हैं निगमन में सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की तरफ जाते थे, तो इसमें क्या होगा कि हम विशिष्ट सत्य से, क्योंकि मैंने कहा जैसे ये इसकी विपरीत है, तो इसमें अपन विशिष्ट सत्य से किसकी तरफ जाते हैं, सामान्य सत्य की तरफ। इसका मतलब ये विधि कैसी चलती है, विशिष्ट से किसकी तरफ, सामान्य की तरफ। अब अपन पहले एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें अपन क्या करेंगे, अलग अलग घटनाओं को हमने देखा कि ये एक विशिष्ट घटना है, इसका क्या रिजल्ट रहा, इसका क्या रिजल्ट रहा, इसका क्या रिजल्ट रहा। इन सब रिजल्ट को हमने फिर क्या किया, जनरलाइज किया, सामान्यकरण किया, और फिर हमने एक निष्कर्ष दे दिया कि भाई ये चीज़ हो रही है। जैसे मैं पुराने एग्जाम्पल को ही वापस रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि एक एक्स व्यक्ति है, इसकी भी मृत्यु हो रही है, वाई व्यक्ति है, इसकी भी मृत्यु हो रही है, और जेड व्यक्ति है, इसकी भी मृत्यु हो रही है। तो इसका मतलब सबकी, जो व्यक्ति जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु हो ही रही है। तो हमने सामान्य निष्कर्ष क्या दिया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, मतलब जो जीवन लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये हमने क्या किया, अलग अलग केस के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष दिया। यह विधि क्या कहलाई, आगमन। अब इसी के आधार पर अपन बिजनेस में भी या इकोनॉमिक्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए पहला व्यापारी है या ए व्यापारी है, इसने क्या किया, 100 रुपये में, मतलब अपनी जो वस्तु है उसकी सेलिंग प्राइस है और ये इसकी परचेजिंग प्राइस है। क्योंकि इसने सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखी और परचेजिंग प्राइस कम रखी, मतलब 100 रुपये में इसने सामान खरीदा था और 110 में बेचा, तो इसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह बी व्यापारी ने भी वही किया, 50 में सामान खरीदा था और 70 में बेचा, तो इसको भी लाभ हुआ। तो हमने एक अलग अलग घटना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल दिया कि यदि हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और परचेजिंग प्राइस हमारी कम है, तो निश्चित तौर पर हमें क्या होगा, लाभ। इस प्रकार से यह आगमन विधि है जिसमें हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की तरफ गति करते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स में आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ थी। धन्यवाद।